शांत बैठा ईरान एक बार फिर से भड़का है, भयानक तरीके से तबाही और कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई करना शुरू की है उसने यूएस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर। तो उसमें क्या हुआ वो आपको बताएंगे। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन पर कैसे दबाव बढ़ रहा है, कैसे दो फाड़ नजर आ रहे हैं, कोई चाहता जल्दी युद्ध खत्म हो, कोई चाहता लंबा खींचे। इजराइल जो ट्रंप की इच्छा है कि जल्दी युद्ध खत्म हो, उसके उल्टा इजराइल चाहता है युद्ध लंबा खींचे। इसके अलावा ये किश और खार्ग आइलैंड क्या है और उसका मसला क्या है, जिस पर एक बार फिर से ट्रंप की नजर आके गड़ गई है, वो इनको हथियाना चाहते हैं। इसकी कहानी क्या है, सब आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी विनय सुल्तान है। विनय, सबसे पहले तो यही बताइए कि हम देख रहे थे इस बीच स्ट्रेटजी ईरान की फिर से बदली है। ईरान जो थोड़ा शांत नजर आ रहा था, ईरान के ऊपर लगातार ज़्यादा अटैक हो रहे थे इजराइल और यूएस की तरफ से, पिछले 24 घंटों में ईरान फिर से एग्रेसिव दिखा है। उसने भयानक तरीके से हमले किए हैं, फिर से वो तबाही मोड में आ गया है। क्या चल रहा है, क्या बदला है? दरअसल ईरान की तरफ से ये कल कहा गया था, कल ये बयान दिया गया था कि अब वो जो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे उसमें 1 टन से ज़्यादा का जो विस्फोटक इस्तेमाल करेंगे हर बार, हर मिसाइल के साथ में। और ईरान ने, जैसे कि कल हमको दिखाई दे रहा था कि थोड़ा ईरान की तरफ से रेजिलियंस ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है, ज़्यादा हमले नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आज पिछले 24 घंटे में ये रणनीति बदली है और ईरान ने वापस से हमले करने शुरू किए हैं, तेज़ हमले करने शुरू किए हैं, जिसमें से कई इम्पैक्टफुल रहे हैं। तो आइए पहले उसी की डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ है। बनईबर्ग करके एक जगह है तेल अवीव के पास में, वहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ है। यहाँ पे इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत सारे डोमेस्टिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए, और वहाँ पे लगातार बनईबर्ग में हमले हुए हैं। हमने पहले भी देखे। हाइफा को फिर से निशाना बनाया है। उसके अलावा जेरूसलम में लगातार निशाना बनाया गया है। यूएस के होमलैंड डिपार्टमेंट ने इस बीच में एक दिलचस्प खबर ये दी है कि उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन जो है इंटरसेप्ट किए हैं, और उन कम्युनिकेशन के हिसाब से ईरान ने तमाम सारी जगहों पे स्लीपर सेल अपने एक्टिवेट कर दिए हैं यूरोप और अमेरिका में, और वहाँ पे आतंकवादी हमले अब हो सकते हैं। ऐसा यूएस का जो होमलैंड डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि ऐसा हो रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि होमलैंड डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ईरानी स्लीपर सेल जो है अपने आसपास में कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन, जो अपने दर्शकों को बता दूं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की टेक्नोलॉजी, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने जो देखा है पुराने जमानों पिक्चरों में कि वो एक बटन दबा के टी आपने धुरंधर में देखा होगा, तो उस कम्युनिकेशन के उस तरीके को रेडियो ट्रांसमिशन कहा जाता है। रेडियो वेव्स के जरिए आप अपना संदेश भेजते हैं एक स्पेशल डिकोडेड लैंग्वेज में। तो वो स्थिति जो है यूएस होमलैंड डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो बनी हुई है और वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन से अपना संदेश दे रहे हैं, और हमारे पास में ये सूचना मिली है। तो ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हॉक्स है अमेरिका की तरफ से, लेकिन अभी जो अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा एक जो 3 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी, जिसमें से 2 इंटरसेप्ट कर ली गई थी लगभग 35वीं-36वीं वेव में, और एक मिसाइल जो है वो इम्पैक्ट की है तेल अवीव में डायरेक्टली जाके। अच्छा। और वहाँ पे ये कहना है कि जो हिब्रू मीडिया है, वहाँ की इजरायली लोकल मीडिया, उनका ये कहना है कि ओपन एरिया में जाके उसने इम्पैक्ट किया है। कोई बड़ा जान माल का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है उस मिसाइल के अटैक की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का ये कहना है, ओपन सोर्स में भी और आईआरजीसी की तरफ से भी, कि मोसाद के हेडक्वार्टर को हमने निशाना बनाया था और वो डायरेक्टली हिट किया है। मोसाद जैसे हमारे यहाँ पे RNAW है, उसी तरीके से मोसाद वहाँ पे इजराइल की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, और बहुत काबिल एजेंसी मानी जाती है। सब लोग जानते हैं, ज़्यादा काबिल एजेंसी मानी जाती है, बहुत चर्चित एजेंसी है। और 12 डे वॉर जो इससे पहले हुआ था उसमें भी ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था और बाकायदा उसको हिट किया था। तो इस बार फिर जो कहा जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से हिट किया है, पर इजराइल ने इसको भी नहीं माना। इजराइल ने ये कहा है कि ओपन एरिया में जाके लगा। इसके अलावा बहरीन में कई जगह पर अटैक हुए। कतर में अल उदैद एयरबेस जो है, जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, दोहा में अमेरिका का, वो एयरबेस जो है उसको हिट किया गया है। वहाँ पे लगातार जो है हमले लगातार हम देख रहे हैं। फिर से जो है हमला हमको सुनने में आया, मतलब उसकी विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है कि अल उदैद एयरबेस को कल हिट किया गया है ड्रोन के जरिए। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर और इजराइल बॉर्डर पर जो नॉर्दर्न लेबनान, माफ़ी जो सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल का जो इलाका है, वहाँ पे लगातार जो है आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार झड़पें चल रही हैं। और हिजबुल्लाह वहाँ पे रॉकेट का बहुत इस्तेमाल कर रहा है और कई जगहों पे उसने तोड़फोड़ की है, कई जगहों पे उसने नुकसान पहुँचाई है। और अभी तक हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ अंसार नाम का एक गाँव है, उसमें नुकसान पहुँचा और 3 कैजुअल्टीज़ वहाँ पर हुई हैं। ये इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो तनाव था उसके बारे में। और CNN ने ये एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की थी। उसके हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहाँ पे ईरान की तरफ से माइंस बिछाई जा रही हैं, जो वाटर माइंस होती हैं, ताकि कोई भी अगर पोत वहाँ से निकले, कोई ऑयल टैंकर वहाँ से निकले, तो वो उड़ जाए
चाहे वॉरशिप है वो निकले तो उड़ जाए। तो जो पानी की जो माइंस होती हैं वो बिछाने का काम किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपने जैसे बोला वैसे मेरे कान खड़े हो गए, दर्शकों के भी हो गए होंगे, क्योंकि भारत से जो तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हैं, लोग लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, है ना, बवाल हो रहा है, देखने को मिल रहा है। वो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर चले तो गैस जो हमारी आती कतर तमाम देशों से अभी प्रैक्टिकली वो बंद ही है, वो चल नहीं रही है। और CNN में जो दिख भी नहीं रहा है चलता देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ने ये रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक रिपोर्ट जारी की। उसने ये कहा कि 10 के तकरीबन माइंस जो हैं वो बिछाई गई हैं वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान की तरफ से। हाँ, इसके तुरंत बाद जो है ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बयान दिया और कहा कि हमारी एयरफोर्स ने 16 जो छोटी नावें हैं जिनके जरिए से ये बिछाई जा रही थी माइन, उनको तबाह किया है। अच्छा। हमारी एयरफोर्स ने अपनी स्ट्राइक में नेवी से जो कैरियर शिप है उन्होंने कोशिश करके और 16 जो हमने नावें वो तबाह कर दी। और जिस तरीके की नाव की वो बात करें तो उसमें मैक्सिमम 1 से 2 माइन जो है जा सकती हैं। और 10 माइन कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, 10 माइन जो है उतना लंबा चौड़ा इलाका आराम से क्लियर हो सकती है। लेकिन ये एक कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका जो है एक ग्राउंड बना रहा है ईरान के ऊपर और शदीद और तेज हमला करने के लिए। और कई जगहों पे ये भी बात चल रही है, जो खासतौर पे इंटेलिजेंस की जो कम्युनिटी है या जो इस तरीके के ऑब्जर्वर, रिसर्चर और जो तर्जिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका को जब इस पूरे के पूरे युद्ध में फेस सेविंग ना मिले तो वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये बात हाँ, ये लगातार बात, अमेरिका में बहुत तेजी से ये चर्चा जो है जो डिफेंस ऑब्जर्वर्स हैं, जो सिक्योरिटी ऑब्जर्वर्स हैं, उनके बीच में लगातार चल रही है कि हो सकता है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए भी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो सकता है। ये स्थिति बन गई है, मतलब आप ये समझिए। और ट्रंप लगातार ये स्थिति बन गई तो फिर तो ये युद्ध बहुत अलग दिशा में जा रहा है। अगर ऐसा होने की संभावना चर्चा भी हो रही है। इसके ऊपर रशिया की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर ऐसा होता है, अगर इस तरीके का कोई काइनेटिक एक्शन होता है तो उसके बाद में पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। तो रशिया की तरफ से भी उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। अभी हालांकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम देखेंगे कि क्या क्या बात हुई है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि वी आर अप्रोचिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि हम ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं बहुत तेजी से जहां से हम वापस नहीं लौट पाएंगे। तो वैसी स्थिति बन गई है। तो अभी यूएसए को फेस सेविंग इस पूरे के पूरे युद्ध में नहीं मिल रही है। अगर वो इस समय इस युद्ध को बंद भी करना चाहे तो क्या कह के बंद करेगा? या तो अपनी शिकस्त मान के हुआ नहीं है, या अपनी शिकस्त मान के वो करे। तो अब तो इसके बाद में हम चलते हैं IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसने जो अपनी प्रेस रिलीज में जो दावे किए हैं हम आपको वो सुना दे रहे हैं। उसमें कुछ के विजुअल कंफर्मेशन भी हमारे पास में है, लेकिन क्योंकि ये एक जो लड़ाई में युद्धरत जो सेना है उसकी तरफ से किए गए दावे हैं तो इनको हम उसी तरीके से हमको देखना सुनना चाहिए। तो IRGC का ये कहना है कि अल-दरफा जो एयरबेस है UAE में, दोहा में, वहाँ पे हमला हुआ है। हमने आपको बताया था कि UAE में हमला हुआ है। अल-जुफैर जो एयरबेस है बहरीन का, वहाँ हमला हुआ है। और इसके अलावा रमात डेविड एयरबेस है इजरायली एयरफोर्स का, उसके ऊपर हमने हमला किया है। हिला करके एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एक स्टेशन था, उसको हमने टारगेट बनाया। हाइफा के एयरपोर्ट को टारगेट बनाया। बना एक बार को हमने टारगेट बनाया। हमने आपको बताया कि हमारे पास में डायरेक्ट इम्पैक्ट के जो हैं वो विजुअल मौजूद थे। और उसके अलावा उन्होंने अपनी 35वीं वेव जो मिसाइल की छोड़ी थी इस बार, उसको नाम दिया है या हैदर अल-ए-कर्रार, मतलब ये उन्होंने नाम दिया था। मतलब हैदर ए कर्रार जो भी इनका मतलब माइथोलॉजिकल या अपना इस्लामिक जिस तरीके से वो देखते हैं उस हिसाब से उन्होंने नाम दिया। हाँ, मैंने इसके ऊपर बहुत मैं नाम जोड़ी, ये नाम है कुल मिला के, मतलब ये कुल मिला के ये नाम है। जैसे लायंस रोर नाम है उनका, एपिक फ्यूरी है, उसी तरीके से मैंने इसको लिया। तो ये वेव कितनी 35वीं वेव मतलब क्या था इसमें? 35वीं। और हाँ, ये इम्पैक्ट जो है इसमें बताए गए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि फतेह जो उन्होंने एक फतेह मिसाइल वो इस्तेमाल की है, खुर्रमशहर 4 मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल की है और खैबर शिकन इस्तेमाल की है मिसाइल। और ये तीनों मिसाइल जो है ये अच्छा खासा जो है पेलोड लेके जा सकती हैं, अच्छा खासा जो है विस्फोटक अपने साथ में लेके जा सकती हैं और टॉप नॉच मिसाइल मानी जाती हैं ईरान के आर्सेनल में। तो ये 3 मिसाइलें इन्होंने कहा कि हमने जो हमारे न्यूज़ पिंच के दर्शक हैं उनको हमने बताया था कि ईरान के आर्सेनल में कौन कौन सी मिसाइलें हैं, उनकी कितनी कितनी रेंज है। हमने बाकायदा इसके ऊपर एक लंबा वीडियो किया था, अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। निन्वे करके एक जगह है इराक में, वहाँ पे भी हमला हुआ है। वहाँ पे US बेस पे हमला हुआ है, क्योंकि एक तरीके से प्रैक्टिकली इराक को USA ही चला रहा है सद्दाम हुसैन के जाने के बाद में। दुबई के एयरपोर्ट पे 2 ड्रोन जो हैं जाके गिरे हैं और इसके विजुअल कंफर्मेशन भी हमारे पास में है, दुबई के एयरपोर्ट के पास में ही। और बाद में दुबई में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी इसको कन्फर्म कर दिया और इसमें 4 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है।
यूएस का जो 5th फ्लीट का जो सेंटर है बहरीन में, वहाँ पे जो कमांड सेंटर है उसके ऊपर फिर आज हमला हुआ है। लगातार उसको निशाना बनाया गया। मेरे को लगता है 10 बार से ज़्यादा जो है ईरान की तरफ से 5th फ्लीट का जो कमांड सेंटर है उसको निशाना बनाया गया। तो ये तो कुल मिला के हुआ ईरान की तरफ से जो हमले किए गए। अब थोड़ा सा चलते हैं जवाबी कार्रवाई, यूएस इजराइल ने क्या एक्शन, इजराइल, हाँ ये जवाबी कार्रवाई तो ये थी। मतलब ये किसी तरफ से मान लीजिए एक दूसरे की जवाबी कार्रवाई है। नहीं, मतलब इसमें बहुत क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होता है कि शुरुआत जो है हमले की यूएस इजराइल ने की है, तो वो उसी तरीके से इसको देखा जाता है कि ऑफेंसिव जो है वो इजराइल और यूएसए का है और काउंटर ऑफेंसिव जो है वो ईरान का है। तो हम इसी तरीके से इसको बोलते लिखते पढ़ते हैं। तो इजराइल की तरफ से जो है ईरान में रमाडा होटल, ईरान ने ये कहा है कि रमाडा होटल जो है बेरूत का, वहाँ पे उनके 4 डिप्लोमेट मारे गए हैं। अच्छा। तो ये भी एक तरीके से ग्राउंड बनाया जा रहा है कि कल को इजराइल के जो डिप्लोमेट जो यहाँ पे सारे गल्फ कंट्रीज़ में मौजूद हैं, अगर वो डिप्लोमेटिक सेंटर्स को निशाना बनाते हैं और उसमें अगर इजरायली डिप्लोमेट मारे जाते हैं तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि रमाडा होटल जो है बेरूत में हमारे 4 डिप्लोमेट मारे गए हैं। तो ये बाकायदा उन्होंने ईरान की तरफ से बयान जारी करके ईरान ने एक्सेप्ट किया, मतलब हाँ कि हमारे मारे गए। सेंटकॉम ने एक विजुअल जारी किया है, सेंट्रल कमांड जो है यूएस फोर्सेस की, उसने एक विजुअल जारी किया है। उस विजुअल में उन्होंने बताया कि कासिम सुलेमानी वॉरशिप जो है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। उसका विजुअल है, हमने देखा है, और वो सेंटकॉम की तरफ से ये ईरानी वॉरशिप, हाँ ईरानी वॉरशिप है। कासिम सुलेमानी किसी जमाने में अभी कुछ साल पहले तक IRGC के सबसे लंबे समय तक रहने वाले कमांडर थे और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई इसी तरीके के अटैक में। तो कासिम सुलेमानी के नाम पे वो वॉरशिप थी, उसको जो है सेंटकॉम ने उड़ाया है। और ट्रंप ने ये बोला है कि ट्रूथ सोशल पे कि हमने 10 इनएक्टिव जो है ईरानी वेसल्स जो हैं वॉरशिप हैं उनको ख़त्म कर दिया है, जो कि एक्टिव नहीं थे लेकिन डॉग्ड थे कहीं पे, उनको हमने निशाना बना के ख़त्म कर दिया है। और कल के अटैक में जो इजराइल यूएस का जो अटैक था उसमें खास बात ये थी कि उन्होंने खास शहर को निशाना बनाया था, उसका नाम था इस्तेफाहान, जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। कल के जो टोटल अटैक का 23 से 25% हमला जो है अकेले एक शहर पे हुआ, इस्तेफाहान पे, और वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में धमाके सुने गए और गैस मतलब आग के गुबार हमको देखने को मिले, उसमें विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। इसके अलावा किश आइलैंड जो है वहाँ पे यूएस की स्ट्राइक हुई। किश आइलैंड, शुरुआत में बताया था हमने, क्या मामला है ये किश आइलैंड? क्या है कि वैसे तो किश आइलैंड को माना जाता है कि ईरान वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में पर्शियल गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफ़ी दूरी है उसकी, मतलब जो चौक पॉइंट है उससे दूर है, लेकिन आप इस तरीके से देखेंगे कि ईरान का वो एक तरीके से हॉलीडे आइलैंड है, ईरान का गोवा है वो। अच्छा। वहाँ पे लोग हॉलीडे मनाने जाते हैं और तमाम सारी चीज़ें, और ये 91 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये आइलैंड है। वहाँ पे कई स्ट्रेटजिक लोकेशंस भी है और वहाँ से IRGC कोशिश करता है कि वो मिसाइल के जरिए जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सके, वहाँ पे उसको नियंत्रण कर सके। तो स्ट्रेटजिक लोकेशन है। तो यहाँ पे यूएस की स्ट्राइक कल भी हुई थी, आज भी हुई है। यूएस इस पूरे के पूरे आइलैंड को एक तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि यहाँ से वो स्ट्रेटेजिकली ईरान पे और अच्छे से अटैक कर पाए। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। इसके अलावा साउथ लेबनान में जो है लगातार हमले किए जा रहे हैं IDF की तरफ से, इजरायली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि इन हमलों में जो है यूएसए को शामिल नहीं है, इसको इजराइल ही लीड कर रहा है। तो साउथ लेबनान में वेस्ट बेका में जलाया में लगातार हमले हुए हैं, और इन हमलों में साउथ लेबनान में जो हमले किए गए हैं IDF की तरफ से, उससे 8 लाख के तकरीबन लोग अब तक बेघर हो गए हैं। ये रिपोर्ट जो है UN की रिपोर्ट में ये कहा गया है, और बहुत इस पे चिंता भी जताई गई है। एक जगह पड़ती है इलम ईरान में, वहाँ पे बसीज जो है फोर्स जो है उसका हेडक्वार्टर, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया है। ये IDF की तरफ से कहा गया है अपने ऑफिशियल बयान में कि हमने डिसमेंटल कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल एक स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की जो नासर यूनिट है उसका कमांडर है हसन सलामे, उसको भी हमने मार गिराया है। ये IDF का दावा है। जैसे हमने आपको बताया था कि IRGC ने जो अपने प्रेस रिलीज, तो ये IDF की प्रेस रिलीज में जो हम आपको बता रहे हैं, तो उसको हम बिल्कुल वो कर दे रहे हैं कि आपको सामने क्लियरिफाई कर दें कि कहाँ से हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आ रही है। खार्ग आइलैंड एक बहुत दिलचस्प लोकेशन है जिसके ऊपर बार बार अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे भी कब्जा करने, जैसे क्रिश आइलैंड है उसी तरीके से खार्ग आइलैंड है। ये भी पर्शियन गल्फ में, जब आप पर्शियन गल्फ को देखेंगे नक्शे में, तो ऊपर की साइड में एक छोटा सा आइलैंड है। इसको ऑर्फन पर्ल भी कहा जाता है। मतलब ऑर्फन पर्ल का हिंदी तर्जमा हुआ अनाथ मोती किस्म का। तो मतलब ऐसा मोती जिसके ऊपर बहुत किसी का नियंत्रण नहीं है, और ये
तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। जो ईरानी कोस्ट है, मेन जो ईरान का कोस्ट है, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और छोटा सा आइलैंड है, 20 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईरान का जितना ऑयल है वो यहीं से जाता है। और यहाँ पे इनके ऑयल टर्मिनल हैं, यहाँ पे इनके लगातार यहाँ से जहाज भरने की प्रक्रिया, यहाँ पे ऑयल टर्मिनल, यहाँ पे सप्लाई लाइन सारी यहाँ पे खार आइलैंड में है। तो इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम इसके ऊपर भी कब्जा कर लें। तो 2 आइलैंड जो है अमेरिका की, उसके ऊपर लगातार नजर बनी हुई है। इसके अलावा तबरीज में हमला हुआ है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ ने इसको कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल यूनिट कमांड सेंटर जो है उसको हमने उड़ा दिया है और बासीज फोर्स का एक बड़ा कंपाउंड है तबरीज में, उसको भी हमने डिसमेंटल कर दिया है। ये आईडीएफ का कहना है। तेहरान में इमाम हसन सिक्योरिटी यूनिट जो है उसके हेडक्वार्टर को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये भी आईडीएफ का दावा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आईडीएफ की तरफ से। मार्गे प्रोविंस में इंटेल और जनरल सिक्योरिटी के जो कमांड एंड स्ट्रक्चर सेंटर है उसको हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आईडीएफ ने खास तौर पर लिखा कि ये वो जगह है जहाँ से जो सत्ता विरोधी, जो वहाँ रिजीम विरोधी जो प्रदर्शन होते हैं उनको हम दबाया जाता था ईरान की तरफ से। तो उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही हमने खत्म कर दिया है। तो जैसा हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि ईरान एक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, उसमें खास ये ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, उनको खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि कल को 6 महीने बाद, 1 साल बाद में जब वहाँ पे ऐसी स्थिति हो कि रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन हो तो उसको दबाया ना जा सके। अच्छा, वेस्टर्न ईरान में ये आईडीएफ की तरफ से एक विजुअल जो है जारी किया गया है और वो विजुअल हमने देखा है और उसमें ये बताया गया है कि वेस्टर्न ईरान में जो ड्रोन लॉन्च कर रहे थे कुछ ईरानी सोल्जर इजराइल के ऊपर, उसी समय इन्होंने एयर स्ट्राइक करके वो वहाँ पे जो ईरानी जवान है वो भी मारे गए और इनके ड्रोन की जो फैसिलिटी वो भी खत्म हो गई। तो ये मोटा मोटी अभी पे कल जो 24 घंटे में हुआ उसकी वॉर की अपडेट है आपके सामने। यानी कि ईरान जो एग्रेसिव हुआ है उसने कहाँ हमले किए और यूएस इजराइल ने कहाँ हमले किए ईरान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में, और जो 2 खास आइलैंड है जिन पर अमेरिका की नज़र है उसके बारे में हमने आपको बताया। थोड़ा डिप्लोमेसी पे आ जाते हैं। जो आप बता रहे थे शुरू में, हमने बताया कि कैसे ट्रम्प प्रशासन में ही इस बात की बड़ी चर्चा है कि अब युद्ध किस तरफ जाना चाहिए, रोकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या चल रहा है? अब देखिए, ट्रम्प ने पहले कहा था कि हम जो है युद्ध जो है जल्दी खत्म होने वाला है। उसके बाद में ऑयल के प्राइसेस जो है नीचे गिरे थे। अब ऑयल के प्राइसेस वापस बढ़ने शुरू हुए, 77 से 80 के तकरीबन पहुंच गए। वो धीरे धीरे फिर से चढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे क्योंकि प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है और वहाँ से किसी भी तरीके की जब सप्लाई नहीं आ रही तो वो क्रंच ऑब्वियसली आना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं तो 2-4 दिन में आपको ये स्थिति दिखेंगी और आपके आसपास दिख ही रही है हमको, हमारे खुद के देश में दिख रही है। और आसपास की थाईलैंड में जो है, जैसे आज लिफ्ट का इस्तेमाल जो है वो मना कर दिया गया है सरकार की तरफ से, कोई लिफ्ट नहीं चलेगी क्योंकि उसके लिए पावर कंजप्शन लगता है और वो हमारे पास में नहीं है। और दूसरा, अब ट्रम्प ने एक मज़ेदार बयान फॉक्स को ये दिया कि मैंने ये कहा था कि युद्ध खत्म भी हो गया लेकिन हो सकता है युद्ध अभी शुरू ही हुआ हो। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं राष्ट्रपति, है ना। और फिर वो फॉक्स को ये भी कह रहे हैं कि ऑयल टैंकर्स को हिम्मत दिखानी चाहिए। अभी वो कल तक ये कह रहे थे कि हम सुरक्षा देंगे, अभी ये कह रहे हैं कि ऑयल टैंकर्स को हिम्मत दिखानी चाहिए, थोड़ा शुड शो सम गट्स कि आप हिम्मत दिखा के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पार करिए ना, देखिए क्या। और शिप थोड़ी ना ऑयल टैंकर है भाई। वो मजेदार बात है। लेकिन इसमें यह है कि एक बड़ी खबर यह है कि ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट छापी जिसके हिसाब से कुवैत, यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर $6.7 बिलियन अपना प्रोडक्शन रोक लिया है। तो उनके प्रोडक्शन में $6.7 मिलियन, उनके ऑयल रिफाइनरी लगातार हिट हो रही थी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हिट हो रहे थे, वो डाउन जाना ही दिखाई दे रहा था। और ईरान ने इसी वजह से उनके ऑयल रिफाइनरीज को हिट करना शुरू किया था कि ताकि एक एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में पैदा हो और यूएसए के ऊपर दबाव आए और इस वॉर को वो रोकने में कामयाब हो पाए एक अच्छे नोट में। इस बीच में ट्रम्प के बयान के बाद में इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान आया है कि ये वॉर जो है इस सप्ताह तो ख़त्म नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत लंबी डेडलाइन नहीं दी है लेकिन कहा कि जो तुरंत खत्म होने वाली बात है तो उन्होंने उसके ऊपर ये सफाई दी कि इस सप्ताह तो नहीं खत्म होगा, अभी 1 सप्ताह तो लगेगा कम से कम। तो ये स्थिति बन रही है। और इस बीच में स्टीव विटकॉफ जो हैं, जो स्पेशल एनवॉय हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने टीवी को बयान देकर ये कहा है कि रशिया ने साफ मना किया है कि वो कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहा है ईरान के साथ में। और ये कल जो ट्रम्प और पुतिन की बातचीत हुई है उसके बाद में पुतिन ने उस बातचीत में ये क्लियर किया है कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हम आगे और चलेंगे तो एक और दिलचस्प आपके पास सामने से कौन मान लेता है, कौन लेगा। और इसमें बड़ी मजेदार बात जो है वो सामने आएगी, आप जल्दी बताइए। और इस बीच में हुआ ये कि एक वाइनेट करके हिब्रू मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने ये कहा है कि मुस्तफा खामनेई जो है वो मामूली रूप से घायल हैं और लेकिन वो सीक्रेट लोकेशन पे है और वहाँ पे उसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं। कुछ समय पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी, उसमें ये कहा था कि जो हमला हुआ था
अली खामनेई के ऊपर। उस समय मुस्तफा खामनेई के पैरों में जो चोट आई थी, और उसके बाद में ये चोट कितने गंभीर है उसके बारे में उनको अभी तक जानकारी नहीं है। इस बीच में न्यूयॉर्क पोस्ट करके एक मीडिया आउटलेट है, उसने भी एक दिलचस्प खबर ये छपी कि अली खामनेई अपने बेटे मुस्तफा को अपना सक्सेसर, अपना वारिस बनाना नहीं चाह रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका ये कहना था कि मुस्तफा जो है वो अभी इमेच्योर हैं ईरान के पूरे उसको सिस्टम को संभालने में, ईरान की गवर्नेंस को संभालने में। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो गई कि अली खामनेई मारे गए एसेसिनेशन में, उनका एसेसिनेशन हो गया, तो उसके बाद में IRGC की तरफ से उनका नाम बढ़ाया गया मुस्तफा का, और मुस्तफा को आखिरकार आयतुल्ला मतलब सुप्रीम लीडर के तौर पे स्वीकार कर लिया गया। अच्छा, ज़बरदस्त बात यह है कि उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, उनके पिता की मौत हो गई, उनके परिवार के काफ़ी लोग मारे गए हैं, लेकिन जब से ये हमला शुरू हुआ है तब से किसी ने मुस्तफा को अभी तक देखा नहीं। सिर्फ बात चल रही है, लोग उनके समर्थन में, क्योंकि सुप्रीम लीडर चुनने के बाद में तेहरान में, बाकी सारी जगहों पे, कुम में और तमाम शहरों में जो है ईरान के रैलियां निकल रही हैं उनके समर्थन में, और सारी बात हो रही है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही मुस्तफा जो है वो टीवी पे लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन ना तो मुस्तफा का संबोधन अभी आया है और ना ही उनको कहीं देखा गया, तो कोई विजुअल अपीयरेंस नहीं है, नहीं है। तो ये बात है। इस बीच में खातम अल अंबिया जो इनका हेडक्वार्टर है, जो कि एक वार के दौरान की वॉर टाइम का हेडक्वार्टर है ईरानी फोर्सेस का, उसने ये कहा है कि अब वो इजरायली और अमेरिकन बैंकों को निशाना बनाना शुरू करेंगे मिडिल ईस्ट में। अच्छा, ऐसा होगा तो ये फाइनेंशियल केओस खड़ा कर देगा, और ये उन्होंने धमकी दी है। और इस बीच में कतर की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है कि कतर के जो विदेश मंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, उनका ये कहना है कि अब हम जो है इसकी मध्यस्थता इस पूरे के पूरे विवाद की नहीं करवाने वाले हैं। और कतर में लगातार दोहा में आपने देखा कि मध्यस्थता हुई, चाहे अफगानिस्तान, तालिबान और अमेरिका के बीच में जो मध्यस्थताएं हुई वो हुई है, चाहे अभी हमास और इजराइल के बीच में मध्यस्थता की कोशिश कतर ने करवाई थी। और इससे पहले कतर गए थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पिछली झड़प शुरू हुई थी, तो ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन अब कतर ने कहा कि हाँ, अब हम बिचौलिए नहीं बनेंगे, हो गया हमारा, ठीक है। तो ये स्थिति अभी बनती है। वो जो मजेदार बात है वो कब आएगी बता अब बस आराम को, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी लंबी चर्चा करनी पड़ेगी, कई सारे डॉट हमको कनेक्ट करने पड़ेगे। तो मैं चाहता हूँ कि अचानक से जैसे अपडेट की तरह वो बात ना चली जाए। आराम को, जो कि सऊदी अरब की सरकारी रिफाइनरी है, उसने ये कहा है कि अब वो जो है रास तनूरा से अपना ऑयल जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने ग्राहकों को ये कहा है कि वो यनबू करके एक बंदरगाह है सऊदी अरब में ही, वहाँ से जो है वो रेड सी में पड़ता है, लाल सागर में पड़ता है, वहाँ से जो है आप अब अपना माल उठाना शुरू कर दें, हम वहाँ पे पहुँचाना शुरू करेंगे आपका ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, और वहाँ से आप लेके और मेडिटेरेनियन सी की तरफ में चले जाइए। तो ये आरामको की तरफ से एक बयान दिया गया है, ताकि ये एक तरीके से हम लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके कोई अल्टरनेट जो है एक रास्ता खोज लिया जाए, और उसके जरिए जो है तेल की सप्लाई ना रुके और जो क्राइसिस है उसको और ना गहरा जाए। इस बीच में क्रिस मर्फी हैं, सेनेटर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, कनेटिकट से, वहाँ के आप ये समझ लीजिए राज्यसभा सांसद हैं। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल जो सीक्रेट ब्रीफिंग हुई थी पूरे के पूरे सेनेटर्स की, उसके बाद उन्होंने प्रेस में आके बयान दिया, और उन्होंने बड़ी मार्किक बात कही कि ये लंबी और अंतहीन जंग है जो ईरान के साथ में है, और अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास में प्लान जो है उसका साफ नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये स्थिति अभी बनती है। तो इसी से क्रिस मर्फी के बयान से ही मैं शुरू करता हूँ। उसके अलावा एक दिलचस्प आर्टिकल छपा है NYT में, न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसमें भी ये कहा गया है कि किस तरीके से मिसकैलकुलेशन हुई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ईरान को लेके, और उन्होंने पूरा प्रोसेस, एक लंबा आर्टिकल है, 3 जर्नलिस्टों ने उसको लिखा है मिलके, और न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी अनुभवी जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने ये आर्टिकल जो है उसमें कई सारी बातें जो हैं, जो मैं पढ़ रहा था, उसमें बहुत इम्पोर्टेंटली कही गई थी कि अमेरिका ने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि ईरान जो है वो अमेरिका के जितने एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में उन पे हमला कर देगा। हालांकि 12 डे वॉर के समय अल उदैद एयरबेस के ऊपर ईरान ने हमला किया था, एक ही मिसाइल दागी थी, हालांकि वो इंटरसेप्ट हो गई थी, लेकिन ईरान ने अपने इरादे जो हैं वो जाहिर कर दिए थे कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पता नहीं था कि इतने शदीद हमले, इतने ज़बरदस्त हमले जो है ईरान की तरफ से किए जाएंगे, जिस तरीके के हमले ईरान ने किए हैं। दूसरी ये बात है कि उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक किया जा सकता है, जिस तरीके से ईरान ने कर दिया, ठीक है। और तीसरा, लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ की मीडिया को आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लाइन बहुत लगातार चल रही, जैसे हमारे यहाँ पे किसी ज़माने में आपदा में अवसर, इस तरीके की बातें चलती थी। तो उसी समय मतलब देश का फौजी खड़ा हुआ है,
नोटबंदी के समय। तो इस ऐसा ही वहाँ पर लगातार कहा जाता है शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। तो ये लेकिन लॉन्ग टर्म गेन क्या होने वाला है और शॉर्ट टर्म पेन कितना शॉर्ट होने वाला है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो जो रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जो रिपोर्ट छपी है उसके हिसाब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं वो भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे। उसमें जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो पूरी तरीके से इसके खिलाफ थे कि हमको इजराइल के वॉर में नहीं पड़ना है। और लगातार अमेरिका में ये बात लगातार चल रही है कि ये किसी और का युद्ध है जिसमें हम इट्स इजराइल्स वॉर नॉट आवर्स वॉर। तो ये लगातार बात जो है अमेरिका में चल रही है। और वहाँ पे पीट हेग्सेट जो हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं वहाँ पे, वो और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वहाँ के विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति, तीनों लोग जो हैं, जैसे हमारे यहाँ पे गृह मंत्री होता है उसी तरीके से वहाँ पे उपराष्ट्रपति का लगभग वही ओहदा होता है। तो तीनों बड़े जो ऑफिस बेरर हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो इस पूरे के पूरे वॉर से कन्विंस नहीं थे। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन स्टीव विटकॉफ जो हैं, जो कि पेशे से व्यापारी हैं और स्पेशल एनवॉय हैं मिडिल ईस्ट में, ट्रंप के मतलब खास दूत हैं वेस्ट एशिया में डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने और गैरेट कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं, उन दोनों ने मिलकर, वो भी पेशे से व्यापारी, उन दोनों ने मिलकर जो है ट्रंप को कन्विंस किया कि इस युद्ध में हमको इजराइल का साथ देना चाहिए। तो ये हमको क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ना तो कोई प्रॉपर प्लान है और ना उनको अब फेस सेविंग मिल रही है। अब उनके लिए तीसरा ये भी कि चला दो परिवार ने, कि तो पूरा फैसला सरकार, मतलब ये तो चलिए उनका डिसीजन मेकिंग का क्या सिस्टम है, हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन हम ये समझने को, हम ये लगातार ये देख रहे हैं कि इस अमेरिका के पास में ना तो उसके कोई प्लान था। अमेरिका को ये लगा कि जैसे वेनेजुएला में उन्होंने रिजीम चेंज की, वहाँ पे भी ये रिजीम चेंज करेंगे और अपने छातियाँ जो हैं थपथपाते हुए आएंगे और चेस्ट थम्पिंग करते हुए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो 10 साल भी लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि हम 20 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमको पता था कि ये युद्ध हमारे ऊपर आने वाला है, आज नहीं तो कल, और हम इसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असिमेट्रिक वॉरफेयर में यूएस जो है हमेशा फिसड्डी साबित हुआ है। इतिहास में आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे आप वियतनाम देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान देख लीजिए, सब जगहों पे यूएस को मात खानी पड़ी है एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। जब आपका आमने सामने का मुकाबला नहीं होता तब यूएस की ताकत जो है वो कहीं नहीं दिखाई देती। तीसरी, आईआरजीसी को ये समझ में आ रहा था कि उनके ऊपर ये स्थिति हो सकती है कि इजराइल टारगेटेड असैसिनेशन करे और वहाँ के उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनको ख़त्म कर दे एक ही झटके में। तो आईआरजीसी ने इसकी बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी कि वो मोज़ेइक स्ट्रक्चर अपना बनाए। तो हर इलाके में हर जो आईआरजीसी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। और उसमें भी अगर एक कमांडर मारा जाता है तो वहाँ पे 4 सक्सेसर जो हैं पहले से चुने गए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जो है, तो किसी भी स्थिति में वो वॉर मशीन जो है बंद ना हो। तो वैसी स्थिति अभी बनी हुई है। तो इस असिमेट्रिक वॉरफेयर में जो है, अब आप ये समझिए कि ईरान जो है लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद 136 जो लगातार हम उस समय हमने कर्नल अमित सिंघानिया के साथ में भी बात की थी इस बारे में। और मैं आपको ये बताता हूँ, वो सिर्फ 2 स्ट्रोक जो हमारा मोपेड का जो इंजन है उसको मॉडिफाई करके उसमें ड्रोन बनाया गया, और वो ड्रोन 50 किलो तक पेलोड लेके जा सकता है। अभी समझिए 50 किलो से 100 किलो जैसा आप उसको बनाएं, और 70 सीसी का इंजन, 50 सीसी का इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, उसको उन्होंने मॉडिफाई करके एक ड्रोन बनाया है, और जो कि डेवास्टेटिंग है, और वो एकदम मोपेड, इसीलिए उसको फ्लाइंग मोपेड भी कहा जाता है। तो ईरान पूरा जुगाड़ से लड़ रहा है और इनके पास में टेक्नोलॉजिकली जितनी भी एडवांसमेंट है, लेकिन वो ईरान के इस बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बने हुए एक ड्रोन को रोकने में कामयाब नहीं। और इसीलिए वो लगातार एग्रेसिव भी हैं, जब भी उनको मौका मिलता है वो लगातार जवाब देने को तैयार भी रहते हैं। और ये सिर्फ शाहिद 136 ड्रोन की वजह से आप ये समझिए, रशिया उसको 1000 ड्रोन पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। 1000 ड्रोन, इतना काम भी नहीं आ रहा है ना। तो यही स्थिति ईरान की भी है, और बहुत आसानी से असेंबल हो जाते हैं इस किस्म के ड्रोन। उनके लॉन्च के लिए बहुत वो नहीं चाहिए, एक छोटा सा लॉन्च पैड चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के पास में मिसाइल अगर ख़त्म भी हो जाते हैं, अगर उनका आर्सेनल बर्बाद हो जाता है, 60 से 70% हो चुका है उनका जब लगभग खत्म, उसी स्थिति में भी ईरान लड़ता रहेगा आगे भी। और बूट्स ऑन ग्राउंड अगर अमेरिका लेके जाता है तो फिर वो और अलग स्थिति बन जाएगी। वो तो अलग ही स्थिति है, और उसमें यूएस का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो उसके चांसेस कम है। मगर जो सबसे खतरनाक बात इस पूरी बातचीत में निकल के आई, जिसपे मेरा दिमाग अटक गया, वो था भाई न्यूक्लियर अटैक वाला। क्या वो संभव है? जारो बताया कि वैसी सिचुएशंस अभी तो नहीं बनी है,
मगर उस दिशा में भी नहीं, वहाँ पर बढ़ सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें क्यों हो रही हैं। जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध होता है, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी, कि न्यूक्लियर जो ऑप्शन हैं वो तलाशना शुरू कर दिए जाएं। तो ये स्थिति क्यों बनती है? ये स्थिति तब बनती है कि जब ऐसे अमेरिका जैसे पावरफुल देश को एक फेस सेविंग नहीं मिल रही है कि वो इस युद्ध से बाहर कैसे निकले। वो युद्ध में घुस तो गए हैं, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये प्रोलॉन्ग युद्ध चला तो डोनाल्ड ट्रंप यही प्रॉमिस करके आए थे कि मैं कोई जंग में पार्टिसिपेट यही इनका सबसे बड़ा वो प्रॉमिस उनका था। मागा बेस जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिला होगा, वो पूरी तरीके से उनके खिलाफ हो गया है। जितने भी मागा के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और वो लगातार इसको कह रहे हैं कि ये इजराइल का वॉर है, अमेरिका ने इसमें क्यों पार्टिसिपेट किया, हमको हमारी जरूरत नहीं थी। तो वैसी स्थिति लगातार बन रही है। और अब दूसरी तरफ इजराइल में क्या स्थिति है कि इजराइल में भी चुनाव होने वाले हैं। इजराइल में पिछले 2 साल से इमरजेंसी चल रही है और बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता भी लगातार गिर रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू खुद को लोकप्रिय बनाए रखने के लिए उनको एक एक्सटर्नल थ्रेट दिखानी जरूरी है, तो इसलिए वो ईरान के साथ में लगातार जंग करने की चाहत रखते हैं। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का मास बेस जो वो हिल रहा है लगातार जंग करने के लिए, तो जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये गजब की किस्म की जो है समीकरण यहाँ पे बन गए हैं दोनों देशों के बीच में। बाकी जो 24 घंटे में हुआ वो हमने आपको विस्तार से समझाया। ईरान एक बार फिर से एग्रेसिव हुआ है। यूएस इजराइल क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, ट्रंप प्रशासन में क्या कुछ चल रहा है, डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या चल रहा है, सब पे बारीकी से मैंने सुल्तान नोट्स लेके आए और आप तक पहुंचाए। हम लगातार इस पूरे मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं और कम से कम दिन में एक वीडियो तो हम चाहते हैं विस्तार से इस पे आपके लिए करें, ज़्यादा ना कर पाए तो। आपका क्या फीडबैक है, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथ विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे मोहित हैं। शुक्रिया।